नमस्कार। जैसा कि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही थी कि लोकसभा चुनावों से पहले ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून से रिलेटेड जो रूल्स होंगे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो पिछले सोमवार 11 मार्च 2024 को सीएए से रिलेटेड रूल्स आ गए। अब ये एक बहुत संवेदनशील विषय है और इसके ऊपर 2020 में भी बहुत आंदोलन और उसके एक्सटेंशन में दिल्ली के दंगे भी हुए थे, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी बात करने से पहले इसके डिटेल्स में जाना जरूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न और जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन हो और इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो अजम्पशन है वो कुछ ही पॉइंट्स पर बेस्ड है। अब प्रोपेगेंडा फैलाने वाले बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी खुद को कहने वाले लोग हैं, लेकिन एक जो अपने आदरणीय रबिश कुमार जी हैं वो रबिश पत्रकार हैं और उन्होंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया है मैंने उसको देखा और उसको देखने के बाद मुझे ये आवश्यकता लगी कि उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जाए और जिस तरह से जो फैक्चुअल मिस्टेक्स वो कर रहे हैं और उससे इस सीएए के रूल्स को एक तरफा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे गलत शायद मैसेज जाएगा। आदरणीय रबिश कुमार जी अपने वीडियो की शुरुआत इससे करते हैं कि इसके नियम बनाने में 5 साल की देरी क्यों हुई। उसमें वो अपने पुराने तरीके, क्यों लेट हुआ, कैसे लेट हुआ, सरकार नहीं बता रही और क्या रूल्स बनाने के लिए सरकार के अधिकारी चंद्रमा पे गए थे, इस तरह की अपनी बकवास बातें करते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने कहा था कि कोविड के बाद इसके ऊपर रूल्स बनाए जाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले ही इसके रूल्स नोटिफाई कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने वो कर दिया। अब इसके टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाना नॉन इशू है। कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आया, इतनी देर क्यों हुई, इन बहसों में कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उससे रिलेटेड रूल्स भी इम्प्लीमेंट कर दिए। ये मैटर यहीं खत्म हो गया। अब उसमें चंद्रमा पे गए थे या आकाश में गए थे, इन बातों का क्या मतलब है समझ में नहीं आता। मसला दरअसल यही है कि आदरणीय रबिश कुमार जी 10 सालों से लगातार अपना एक प्रोपेगेंडा, अपना एक रिलेंटलेस विरोध के नाम पर एक तरफा आलोचना करते चले जा रहे हैं और उससे लोगों को चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि अक्सर वो और उनके कुनबे के लोग दूसरों को 2-2 रुपए लेके ट्वीट करने वाले और इस तरह की बातें करते हैं, तो हो सकता है वो कुछ ज्यादा चार्ज करते हों, लेकिन वो भी ट्रोल के अलावा और कुछ नहीं बने हुए हैं। आगे इस सीएए के आलोचना में लोग यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया, तो चूंकि इससे रिलेटेड मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इतनी जल्दीबाजी क्यों थी इसके नियम बनाने के लिए। इसमें बस 2 ही पॉइंट है। पहला ये कि सरकार कोई भी कानून अगर बनाती है उससे किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होता है। सरकार कोई भी काम करती है उससे किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होता है। तो क्या आदरणीय रबिश कुमार जी ये चाहते हैं कि हर एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में जाए, गवर्नमेंट के हर एक एक्टिविटी पे सुप्रीम कोर्ट में बहस हो और उसके बाद ही उससे रिलेटेड काम हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उठा के आप ये अगर कहना चाह रहे हो कि सीएए को भी शायद सुप्रीम कोर्ट हटा देगा तो आप क्या नागरिकता वापस ले पाओगे, तो ऐसे भी बहुत सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिसमें 370 को खत्म करना है, उसको भी आप समर्थन कर रहे थे कि 370 रहना चाहिए। राम मंदिर के बारे में भी आप विरोध कर रहे थे कि राम मंदिर के बारे में बहुत सारी आलोचनाएं कर रहे थे। आप ट्रिपल तलाक के बारे में बहुत सारी आलोचनाएं कर रहे थे। आप सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एक डिसीजन को उठा के क्यों दिखाते हो? कहीं पर तो आप ये कहते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, इसलिए सीएए पे रूल्स तभी आने चाहिए थे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती, और कभी आप ये कहते हो कि राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया लेकिन वो न्याय नहीं किया। तो आपको पहले स्थिर होना चाहिए और आपको डिसाइड ये करना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ही सही माना जाएगा या फिर सरकार भी कोई काम कर सकती है। सीएए के रूल्स की आलोचना इस मुद्दे के ऊपर हो रही है कि आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का है वो सबको राज्य के सामने समानता का अधिकार देता है और सब लोगों को समान न्याय का अधिकार देता है। अब इसी के ऊपर आदरणीय रबिश कुमार जी भी सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगे हुए हैं उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या आर्टिकल 14
जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी ये अधिकार देता है क्या, जो इंडिया के सिटीजन ही नहीं है? और अगर उनको अधिकार देता है तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इनका जिक्र वो क्यों नहीं करते? आर्टिकल 14 के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस की ही वजह से देश में बहुत सारे तरह के कानून हैं। इनफैक्ट जो देश में आरक्षण का, रिजर्वेशन का कानून लागू है वो भी आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस में आता है। इवन आर्टिकल 14 ये भी एक्सेप्शन देता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए भी कानून बना सकती है सरकार और उस एक व्यक्ति को भी एक वर्ग मान के इंप्लीमेंट कर सकती है उस कानून को। उन्होंने बहुत सारे पता नहीं कौन से विद्वानों के आधार पर यह भी कहा कि ये हिंदुओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन कैसे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यही तरीका है और वो हमेशा इसी तरह की बात करते हैं, हमने कह दिया इसलिए उसको मान लो। आता ना वही जो रबिश बाबा कहें वो सही। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी चीज के बारे में आ जाता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं बताते और वो अपना एक पक्षीय बयान देते हैं, तो उसके बारे में वही कहते हैं कि इसमें तो जस्टिस हुआ है, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। इस तरह की भावनात्मक बातें कहते हैं, फिर से नए प्रोपेगेंडा में लग जाते हैं, फिर से नया प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं। अपने वीडियो में वो आसाम अकॉर्ड से रिलेटेड आसाम के एनआरसी को उठा लाए और उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो रूल थे उसमें ये था कि 1971 तक जो लोग बाहर से आ गए हैं भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी और अब सरकार 2014 की डेडलाइन कट ऑफ डेट सेट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आसाम अकॉर्ड में ये जो 71 का डेट सेट किया गया था वो बहुत डिस्कशन के बाद किया गया था। 2014 का जो डेट डिसाइड किया गया है उसके बारे में किससे डिस्कशन किया गया है? ठीक है, 1971 का कट ऑफ डिसाइड किया गया था, वही तो कानून था, उसमें अमेंडमेंट अभी किया गया है। अमेंडमेंट तो कभी भी कानून में किया जा सकता है। उस समय तक 1971 का कट ऑफ था, अभी 2014 का कट ऑफ हो गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इसमें मुख्यतः 3 बातें याद रखी जानी चाहिए। पहले ये कि अभी जो रूल्स आए हैं ये रूल्स कोई नागरिकता के प्रावधान बदलते नहीं है, बल्कि 3 देशों से आए हुए लोगों के लिए, और वो भी उन 3 देशों में जो डिक्लेयर्ड मुस्लिम स्टेट्स हैं उससे आए हुए माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का कानून है। और नागरिकता भी इस शर्त पे कि उनको जो भारत में नागरिकता देने का कानून है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे भारत में नागरिकता देने का यहाँ पर निवास और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से रहने के बाद, यहां पर निवास और प्राकृतिक रूप से वास के बाद 11 साल का टाइम फ्रेम है, उसको इन 3 देशों से आने वालों के लिए रिलैक्सेशन किया गया है और उस टाइम फ्रेम को 5 साल किया गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि पुराना जो कानून था जिसमें 11 साल के निवास के बाद आपको सिटीजनशिप मिलती थी वो अभी भी वैसे ही है। यह सिर्फ 3 देशों के लिए इस 11 साल के टाइम फ्रेम को और कुछ डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन किया गया है। तीसरी बात यह है कि आदरणीय रबिश कुमार जी जो 1971 का कट ऑफ डेट बता रहे हैं, 1972 में युगांडा में सभी भारतीयों को निकल जाने के लिए आदेश जारी हुआ था, उसमें से बहुत सारे लोगों को भारत ने नागरिकता दी है। तो 1971 का कट ऑफ डेट तो उस समय लागू नहीं हुआ था, 1972 में नागरिकता उनको दी गई है। अपने इस आख्यान में आदरणीय रवीश कुमार इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए आदरणीय इंदिरा जयसिंह जी के एक लेख का जिक्र करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि यही सरकार इसी साल जनवरी में जो सिटीजनशिप का पहले कानून था उसके सेक्शन 6A जिसमें कट ऑफ डेट 71 का था उसको डिफेंड कर रही थी। और ये आदरणीय इंदिरा जयसिंह जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। चूंकि आदरणीय रवीश कुमार कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने जब उनके वीडियो को देखा तो मैं आदरणीय इंदिरा जयसिंह जी के आर्टिकल को पढ़ने गया, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है। लेकिन वो जो डिफेंड गवर्नमेंट कर रही थी उसको किस केस में, किस कंटेक्स्ट में और किस मैटर पे डिफेंड कर रही थी ये आदरणीय रवीश कुमार जी ने न जानना चाहा न बताना चाहा। वो सिर्फ यही कह दिए कि 1971 में डिफेंड किया था। ठीक है, आदरणीय जयसिंह जी ने वो लिखा है, लेकिन आदरणीय रब्बिस बाबा को तो इसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए थी। और जब मैंने आदरणीय इंदिरा जयसिंह जी के आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें ये बात तो थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे बातें थी अपने वीडियो में जो आदरणीय रवीश कुमार जी ने खुद से ही जोड़ दिया। उन्होंने ये कह दिया कि सिटीजनशिप के जो पुराने रूल थे उसमें 6A को गवर्नमेंट डिफेंड कर रही थी और अब कह रही है कि मुस्लिमों को छोड़ के सबको नागरिकता दी जाएगी। मैं बार बार आपको ये क्लियर कर दूं, नागरिकता अभी भी मुस्लिमों को दी जा सकती है। इन 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए वहां के माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के रूल्स में कुछ रिलैक्सेशन किया गया है। यही ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके बाद आदरणीय रवीश जी एनआरसी को पिक्चर में उठा के ले आते हैं और आसाम में हुए एनआरसी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, बहुत सारे 40 लाख से ज़्यादा लोग उस एनआरसी से बाहर हो गए। उसके बाद अगले साल फिर से एनआरसी किया गया और तब 16 लाख 17 लाख लोग बाहर हो गए।
मेरे कुछ सवाल हैं। मेरे सवाल बहुत सिंपल है। मेरा पहला सवाल यह है कि आदरणीय रबिश जी को यह पता है कि वो एनआरसी क्यों हुआ था? वो एनआरसी हुआ था क्योंकि 1985 में असम अकॉर्ड में यह डिसाइड किया गया था कि आसाम में एनआरसी होगी। अब वो एनआरसी हो नहीं रही थी। वहां के कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट चले गए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी वहां पर होनी है। एनआरसी होने के लिए जब वहां पर डिसाइड हुआ तो उसके बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड वो एनआरसी हुई। अब उसमें 1600 करोड़ रुपए फूके कि 1600 करोड़ रुपए लगे कि 16 रुपए लगे। कोई भी कार्यक्रम अगर आपने तय किया है, किसी का अधिकार है, तो उसके लिए खर्च तो होंगे। बाकी बचा 40 लाख लोग और 16 लाख लोग और 10 लाख लोग निकल गए। ये डेटा आदरणीय रबिश जी के पास कहां से आया? मेरा क्वेश्चन यही है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देके आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप उसका कोई रेफरेंस तो देंगे। असम के एनआरसी का डेटा अगर उनके पास है तो उनको कम से कम सोर्स बताना चाहिए था कि वो कहां से सोर्स से आया। कभी 40 लाख हो गया और वो कहते हैं कि अगले साल फिर से एनआरसी हुई। कोई एनआरसी नहीं हुई। एक ही बार एनआरसी हुआ, उसमें बहुत सारे लोग छूट गए। मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग छूट गए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 40 लाख छूटे कि 70 लाख छूटे। उसके बाद उसमें लोगों को मौका दिया गया कि वो जाके अपना पक्ष रखें। लोगों ने अपना पक्ष रखा और जो पहले छूटे हुए लोग थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। ये तथ्य है। लेकिन आपको चूंकि प्रोपेगेंडा फैलाना है तो आपको तथ्यों से कोई मतलब तो है नहीं। जैसा 2019 के चुनाव के पहले एक रिपोर्ट आई थी, वो लीक्ड रिपोर्ट का हवाला देके आज तक कहा जाता है कि जॉबलेसनेस 15 साल में मैक्सिमम है और 45% है और 50% है। और ये डेटा आया था, ये मीडिया रिपोर्ट्स में ही छपा। आज तक वो रिपोर्ट कभी नहीं आई। अगर आपके पास हो या किसी के पास हो तो वो रिपोर्ट एक बार रखना चाहिए। अब वो रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया जाता। अब सिर्फ एक कहानी की तरह, एक सरमन की तरह बोल दिया जाता है बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस है और उसके सामने सारे आंकड़े झूठे हो जाते हैं, सारे फैक्ट्स झूठे हो जाते हैं। तो ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने का बहुत स्पेसिफिक तरीका ही है। चल रहा है, चलने दो। और आदरणीय रबिश जी तो इसके मास्टर हैं। तो फाइनली हम लोग अगर बात करें कि आदरणीय रबिश जी ने ये 20-25 मिनट का जो बवाल क्रिएट किया है और इसमें जो वो अपना एक तरफा सरमन देते हुए चल रहे हैं, उसमें मेनली वो बात क्या करते हैं? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं और बहुत ज़्यादा फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हैं उनकी तरफ से। उन्होंने जो रेफरेंसेस लिए हैं मैं उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उन रेफरेंसेस को चेक नहीं किया है। लेकिन आदरणीय रबिश जी ने जो कही मैं उनके बारे में बात कर सकता हूं। पहला तो यह है कि आदरणीय रबिश जी को पता नहीं हिंदी न्यूज़पेपर और मीडिया से कोई इस तरह का फेटिश है। बिना हिंदी न्यूज़पेपर और गोदी मीडिया और इस तरह के बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे बकवास किए बिना तो उनका खैर कोई वीडियो बनता ही नहीं है। उनकी इच्छा ये है कि वो जो कहें, वो जिन चीजों को पसंद करें, मीडिया वही बताए, वही कहे और वही छापे। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आदरणीय रबिश जी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। आसाम अकॉर्ड और उससे रिलेटेड चीजों को लेके, आसाम से लेके हर जगह पर वो एनआरसी को जोड़ते हुए चले जाते हैं। हर जगह पर वो एनआरसी ले आते हैं। ना एनआरसी का कोई रूल है, ना कानून है, ना उसके बारे में कोई अभी डिस्कशन हो रहा है। आदरणीय अमित शाह जी का, गृह मंत्री का, वो एक वीडियो बताते हैं जिसमें वो क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी पे तो अभी भी चल रहा है। सीएए इंप्लीमेंट हो गया, अब एनआरसी आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, उसके बारे में तो सरकार बताएगी। और अभी तो देश में चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो अब लोकसभा चुनावों के बाद ही इस पे बात होगी। बार बार वो बीजेपी को राजनीतिक तौर पर घेर रहे हैं। बार बार वो बीजेपी से कह रहे हैं कि आप आसाम में इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, बंगाल में इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि एनआरसी के बारे में उनका खुद का स्टैंड क्या है। क्या देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं होना चाहिए? क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि देश में कौन देश का नागरिक है और कौन बाहर से आके रह रहा है? इसके साथ साथ अगर वो बीजेपी से कहते हैं कि आसाम में आपका स्टैंड क्या है और बंगाल में क्या है, तो बाकी पार्टियों का भी स्टैंड उनको बताना चाहिए कि आसाम में क्या है और बंगाल में क्या है। रबिश बाबा अपने वीडियो में शेड्यूल 6 का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि सीएए शेड्यूल 6 वाले एरियाज में और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज में लागू नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है, वो ये कहना भूल जाते हैं क्योंकि बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने इसलिए किया है ताकि जो वनवासी समाज है, जो आदिवासी समाज है, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, उसको बचा कर रखा जा सके। तो इसके बारे में वो बीजेपी को थैंक्स कहना भूल जाते हैं। खैर, बीजेपी कुछ भी अच्छा करे तो उसमें वो बुरा खोज लेते हैं, लेकिन कभी बीजेपी कुछ अच्छा करे तो उसके लिए बीजेपी को क्रेडिट वो नहीं दे सकते। आलोचना तो खैर वो करने के लिए ही है, उनका काम ही यही है क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा फैलाना है। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं रबिश बाबा कि बीजेपी सीएए को लेके राजनीति कर रही है। ठीक है, मान लिया बीजेपी राजनीति कर रही है।
आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो? क्या आप इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो कि बीजेपी अगर कोई राजनीति करती है, कोई मुद्दा उठाती है जिस पे वो राजनीति करती है, तो वो सक्सेसफुली राजनीति कर लेती है? आपको ये तकलीफ है उससे? आप क्या चाहते हो? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करे? रामधुन तो गाएगी नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा तो सिर्फ करेगी नहीं, वो भी करेगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पॉलिटिक्स करेगी। लोगों के से रिलेटेड मुद्दे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तभी तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन इस बात से है कि बार बार वो एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं एनआरसी को मत भूलिए, एनआरसी ये है, एनआरसी आना है, एनआरसी इसका पार्ट है। रूल कहाँ है? एनआरसी का कानून कहाँ है? ये बताना भूल गए आते हैं, भूल नहीं जाते हैं, वो जानबूझ के नहीं बताते हैं, उनको प्रोपेगेंडा फैलाना है एनआरसी के नाम पे। आपको याद होगा जब दिल्ली में शाहीन बाग में इस तरह की चीजें चल रही थी तो वहां पर भी वो चुपचाप सुन रहे थे कि देश से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बार भी उन्होंने कहा नहीं कि इसका रूल कहाँ है, कहाँ कहा गया है कि आपकी नागरिकता ली जाएगी। तो बहुत पहले से उनका ये काम चल रहा है। फिर वो कंप्लीटली असंवेदनशील हो जाते हैं, इस स्तर तक चले जाते हैं कि ये कहते हैं ये पूरा का पूरा जो सीएए के बारे में किया जा रहा है ये सिर्फ 7 और 8 सीट जीतने के लिए हो रहा है। क्या उनको पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता? क्या पाकिस्तान में जो सिख बच्चियां अगवा हो जाती हैं उनका धर्म परिवर्तन होता है, नहीं दिखता? क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उनकी जनसंख्या कम हो जा रही है? क्या अफगानिस्तान से जिस तरह हमारे सिख भाई सर पे गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए थे तालिबान के सत्ता में आने के बाद, नहीं दिखता उनको? इतने असंवेदनशील हो गए, इतनी नफरत भरी है उनमें। खैर, कम्युनिस्ट हैं, कुछ भी हो सकता है। पूरे के पूरे इस वीडियो में, पूरे के पूरे इस कहानी और इस चलचित्र में एक जगह भी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की। सवाल तो वो पूछते रहे, ऐसा होगा, ये होगा, क्या ये है, क्या वो है, ये बताने की कोशिश नहीं की सीएए आया क्यों है, सीएए के पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, ह्यूमन कंटेक्स्ट क्या है। इसके बारे में बात करेंगे तो शायद उनका प्रोपेगेंडा खुद ही वो फेल कर देंगे, इसलिए वो इसके बारे में बात नहीं करते। इसमें धार्मिक एंगल वही लाते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल वही लाते हैं। संविधान खतरे में भी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लाके वो बात भी कर पा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में भी है और धर्म के बारे में वो बात भी कर ले रहे हैं और बिल दूसरे के ऊपर फाड़ देते हैं। लेकिन वो ये नहीं बात करते कि कोई भी कानून बनाने के लिए उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकता के बेसिस पे कानून बनता है। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं और उन एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के कानून बनता है। लॉ तो तभी बनता है ना जब उसकी आवश्यकता होती है। वो ये नहीं कहते, वो ये नहीं देखते कि वो लॉ बना क्यों है, बस बोल देना है, चल देना है, और क्या। उनका ऐसा ही है, राजा आदमी है, राजा रबिश बाबा है। सवाल करते हैं क्यों सिर्फ 3 देशों से, क्यों सिर्फ इन्हीं लोगों पे परसिक्यूशन हो सकता है, क्या सिर्फ हिंदू पे परसिक्यूशन हो सकता है, क्या सिर्फ 3 ही देश में परसिक्यूशन हो सकता है, मुस्लिमों पे भी सेक्टेरियन हिसाब से परसिक्यूशन नहीं हो सकता क्या, रोहिंग्याज पर नहीं हो सकता क्या, बुद्धिस्ट पर नहीं हो सकता क्या, बांग्लादेश में और लोगों के ऊपर नहीं हो सकता क्या। बस सवाल करना है, जवाब ढूंढने की कोशिश की। अगर वो जवाब रियली में ढूंढने की कोशिश करते तो उनको पता चलता कि ये रूल क्यों बने हैं, इस रूल में क्या कवर किया गया है, किसके ऊपर परसिक्यूशन हो सकता है, किसके ऊपर नहीं हो सकता है, और क्या इसमें ये रास्ते बंद कर दिए गए क्या कि इन 3 देशों के जो मुस्लिम हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या इसमें ये रास्ते बंद कर दिए गए क्या कि 3 देशों को छोड़कर कहीं और के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो इसके तह में जाने की कोशिश करते तो उनको मिल जाता कि ये 3 देशों के लोगों को क्यों लिया गया है, 3 देशों में ही रिलीजियस परसिक्यूशन की बात क्यों की जा रही है, बाकी देश के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, मुस्लिमों के लिए नागरिकता लेने की भारत की क्या व्यवस्था है, उनको मिल जाता। लेकिन फिर अपने वीडियो में वो आदरणीय केजरीवाल जी को दिखाते हैं और आदरणीय केजरीवाल अपनी वही बकवास करते हुए नजर आते हैं कि 1 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे और उसके बाद जॉब कहां से देंगे, रहने को कहां से देंगे। इनफैक्ट आदरणीय रविश जी ने भी पूछा है अपने वीडियो में कि इन लोगों के लिए डीडीए फ्लैट बनाएगी या लखनऊ में फ्लैट बनेगा। भाई साहब, आपको पता है ना इसमें कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, आप ही तो पहले बात कर रहे थे। तो उसके बाद के लोग नहीं आएंगे, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हीं को नागरिकता देना है। वो लोग यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, जहां जहां भी रह रहे हैं वहीं पर उन लोगों को लिए व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी देश के नागरिक हैं और भूमिहीन हैं, क्या सरकार उनको नहीं बसाती है? क्या वो लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनको सरकार बसाती है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तब भी वो है ना, देश के नागरिक है ना, वो रहेंगे। बहुत बड़ा एक सिख समाज है इस सीएए के बेनिफिशियरी में,
वो लोग तो ज्यादातर बिजनेस करते हैं, वो खुद कह रहे हैं हम यहाँ बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करते हैं, वो रहेंगे। अपने वीडियो में आदरणीय रब्बिस बाबा कुतर्कों की बात करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो उनका बचपन का बिछड़ा हुआ प्यार है, उसका जिक्र किए बिना तो उनका कोई वीडियो कंप्लीट होता नहीं है। तो उस पर उनका जो सरमन आता है उसमें वो कहते हैं कि बहुत सारे कुतर्क गढ़े गए थे। एक कुतर्क ये भी था कि मुस्लिमों के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो ईसाइयों के लिए भी कंट्रीज़ हैं, बुद्धिस्ट के लिए भी कंट्रीज़ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आदरणीय रब्बिस बाबा को पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये कानून आया क्यों है, इस कानून के पीछे का रीज़न क्या है। और रीजन में जाने के बाद जब वो खुले मन से, जैसे वो दूसरों से अपेक्षा करते हैं, खुद देखना चाहेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये 3 देशों को ही क्यों लिया गया, 3 देशों के रिलीजियस माइनॉरिटीज को ही क्यों लिया गया, और क्यों इसमें क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया गया, बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया, जबकि उनके बहुत सारे कंट्रीज हैं। आदरणीय रब्बिस बाबा को एक बार इसके कंटेक्स्ट में जाना चाहिए। कोई भी कानून किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनता है, उस आवश्यकता के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, उस आवश्यकता के बारे में समझना चाहिए, उसके बाद ही वो कह सकते हैं कि इस कानून में क्या कमी है, तो लोग उनका सम्मान भी करेंगे। वरना तो रब्बिश बाबा वीडियो बना रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चल रहा है, देश चल रहा है, बढ़िया। अब जिस तरह के वो कुतर्क कर रहे हैं कि क्या सिर्फ हिंदुओं का ही रिलीजियस परसिक्यूशन हो सकता है, क्या परसिक्यूशन सिर्फ बौद्धों का ही हो सकता है, मुस्लिमों का सेक्टेरियल आधार पर नहीं हो सकता है, तमिलनाडु के तमिल लोगों का श्रीलंका में हो रहा है, रोहिंग्याओं का बौद्धिस्ट देश म्यांमार में हो रहा है, तो इन्हीं 3 देशों से क्यों लाया जा रहा है, तो क्या मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। ऐसी बातें आप करके निकल जाओगे तब तो कोई आपसे भी बड़ा कुतर्की आएगा तो वो ये भी कह देगा कि क्या हत्या सिर्फ काले हिरन और चिंकारा की ही मानी जाएगी, क्या दूसरे जानवरों की हत्या की जाती है तो उसको हत्या नहीं माना जाएगा, क्या इंसान की हत्या करने पे उसको हत्या माना जाएगा और जानवर की हत्या करने पर, चाहे वो बकरा हो, चाहे बकरी हो, चाहे मछली हो, चाहे मुर्गा हो, उसकी हत्या करने को हत्या नहीं माना जाएगा। तो फिर इंसानों में ही 302 क्यों लगाया जाता है, चिंकारा और काले हिरन के केस में स्पेशल एक्ट्स क्यों लगाए जाते हैं, मुर्गे को मारने के ऊपर कोई कानून क्यों नहीं लगाया जाता, बकरी को मारने के ऊपर और उसको खाने के ऊपर कोई कानून क्यों नहीं लाया जाता, गाय जब काटी जाती है और उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं तो नॉट इन माय नेम कहा जाता है, गाय को जब मारा जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो फूड है। तो ऐसा क्या है इंसानों में जो उनको फूड नहीं बनाता, गाय को फूड बनाता है। लोग तो, बहुत सारे लोग तो इंसानों को भी खा जाते हैं। तो कुतर्क अगर आपको करना है बाबा तो आपसे बड़े बड़े कुतर्की हैं, कुतर्क न कीजिए प्लीज। हमारे आदरणीय रब्बिस बाबा श्रीलंका पहुंच जाते हैं, श्रीलंका के किसी रबिश बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और उत्तर प्रदेश के एक नेता जो बोटी बोटी करने वाले थे उनके बारे में भूल जाते हैं। ये तो सुविधा वाली राजनीति कर रहे हैं हमारे रब्बिस बाबा, यूट्यूब पे आके कर रहे हैं, पहले टीवी पे भी कर रहे थे, अब यूट्यूब पे कोई कंट्रोल नहीं है तो खुल के कर रहे हैं, बस नाम उसको जर्नलिज्म दिया हुआ है। आखिर में आदरणीय रब्बिस बाबा पहले तो ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, भविष्य दिखाने लगते हैं और बताने लगते हैं, तो अपने तोते से एक कागज उठवा के बताने लगते हैं शायद कि बीजेपी इसके ऊपर राजनीति करेगी, बीजेपी इसके ऊपर हिंदू मुसलमान करेगी, बीजेपी इसका चुनावी फायदा लेगी। अब बाबा हैं, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, रब्बिश बाबा हैं वो। फिर वो फिल्म के डायरेक्टर बन जाते हैं और आपको एक पूरी की पूरी फिल्म दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीएए एक पर्दा है जो एनआरसी के आगे लटका हुआ है। आप सीएए इस पर्दे को मत भूलिए, आप उसके पीछे छिपे हुए एनआरसी को मत भूलिए। बाबा हैं, बाबा मल्टीपल, बाबा दुग्गल साहब हैं। बाबा कभी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बाबा कभी डायरेक्टर हैं, बाबा कभी भविष्याचार्य हैं, कभी वो भविष्य देखते हैं। आप देख लेना किसी दिन वो तोते से एक पर्ची उठवाएंगे और उससे भी कुछ ना कुछ बता देंगे। बाबा हैं, बाबा विशाल, बाबा का कहानी अपरंपार है। वास्तविकता ये है कि आदरणीय रब्बिस जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नाम उसको जर्नलिज्म का दिया हुआ है, कर वो पॉलिटिक्स रहे हैं। पहले टीवी स्टूडियो में भी बैठ के ये किया करते थे। नाम उसको दिया हुआ था कि मीडिया को सरकार के विपक्ष में होना चाहिए। कभी आपने तारीफ की हो तो वो बताइए। आपके बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा निकल के आ चुके हैं और बस्ट हो चुके हैं। आप जब इससे पहले जिस मीडिया हाउस में थे उसमें आदरणीय विष्णु सोम जी हैं, उन्होंने अपने टेबल पर एक डॉल रखी थी जिसमें सही में ओसामा बिन लादेन का ही पिक्चर था।
आपने उसको कह दिया कि ये फोटोशॉप है, आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जब सच निकल के आया आप कहीं और व्यस्त थे। आपके पास प्रोपेगेंडास की कमी थोड़े है बाबा। रबिस बाबा, नमन स्वीकार कीजिए बाबा, आपसे माफ़ी मांगते हैं। धन्यवाद।